अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू टेल्स 20 में खुश आमदीद जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबक नंबर 3 नवाब मोहसिन अल मलिक। मुसन्निफ़ हमारे पास हैं डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। पैदा हुए थे ये 1870 में और इनकी वफ़ात 1961 में हुई थी। सब्जेक्ट उर्दू है, क्लास सेकंड ईयर है, ठीक है। FSC, FA, ICS, ICOM और DCOM, इन तब लाहौर बोर्ड और पंजाब में जितने भी बोर्ड्स हैं इन सब के लिए ये खुलासा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। कुदरत ने नवाब मोहसिन अल मलिक मरहूम को बहुत सी खूबियाँ अता की थी। वजाहत, ज़हानत, खुशबयानी और फ़याज़ी इनकी ऐसी आम और मुमताज़ सिफ़ात थीं कि एक राह चलता आदमी चंद मिनट की बातचीत में मालूम कर लेता था। खिताब या नाम अटकल से रख दिए जाते हैं। मुसम्मा की खसूसियात का इनमें मुतलक लिहाज नहीं होता। नाम रखते वक्त तो मुमकिन ही नहीं, अताए खिताब के वक्त भी इसका ख्याल नहीं किया जाता। लेकिन मोहसिन अल मलिक का खिताब इनके लिए बहुत मौजू निकला। इनमें पारस पत्थर की सी खासियत थी। कोई हो, कहीं का हो, उनसे छुआ नहीं और कुंदन का हुआ नहीं। वो जोहरे काबिल थे मगर मौका की ताक में रहते थे। हैदराबाद में इनकी सियासतदानी, तदबीर, इंतज़ामी काबिलियत के जौहर खिले। उनका जहन ऐसा रसा, उनकी तबीयत एक हाजिर, उनके औसां ऐसे बजां और मामलात और वाक़यात पर ऐसा अबूर था कि बड़े बड़े पेचीदा मामलात को बातों बातों में सुलझा देते थे। यूं तो इनफरादी और इज्तमाही हैसियत से नवाब साहब के एहसानात हैदराबाद और अहले हैदराबाद पर बेशुमार थे, लेकिन रियासत के नज़्म नस्क में चंद चीज़ें ख़ास इनकी यादगार हैं। मसलन रियासत का बजट नवाब साहब ने मरतब किया और मिस्र के बजट के नमूने पर था, जो वहाँ अंग्रेज़ की अंग्रेज़ी के बाद पहली बार तैयार हुआ था। बंदोबस्त का हुक्म भी उन्हीं का कायम किया हुआ था जिसने अराज़ी की पैमाइश का काम किया। इसके अलावा फ़ाइनांस और माल गुजारी में बहुत की इस्लाहात की हैं। हैदराबाद में बहुत लोग आए और गए, लेकिन अब तक किसी को वो मकबूलियत और हर दिल अजीज़ी हासिल नहीं हुई जो नवाब मोहसिन अल मलिक को हासिल हुई। इस बात का सबूत ही काफ़ी था कि नवाब साहब जब हैदराबाद से रुखसत हुए तो एक कहराम मच गया था और हज़ार बा आदमी का ठिठ स्टेशन के बाहर और अंदर लगा हुआ था। सैकड़ों आदमी, जिनमें अमीर, गरीब, बेवाएँ और यतीम यानी हर तबके के लोग वहाँ मौजूद थे, ज़ारों की तार रो रहे थे। वो क्या चीज़ थी जिसने छोटे बड़े सब का दिल मोह लिया था, और वो नवाब साहब का शीरीं लहजा था। जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला, मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत ज़्यादा था। मुसलमान दौलतो इकबाल, जाओ सरवत सब कुछ खो चुके थे। एक मज़हब रह गया था, इसलिए ये इन्हें और भी अजीज़ हो गया था। नवाब साहब को इब्तदा ही से मजहबी लगाव था। पहले वो मिलाद पढ़ते और वाज कहते थे। इनकी एक ही तसनीफ़ है जो खालिस मजहबी है। अगरचे वो अंग्रेज़ी नहीं जानते थे तो अंग्रेज़ी किताबें पढ़वा कर सुनते और तर्जमा करा कर मुतालिया करते थे। इनके मज़ामीन में मगरबी ख़यालात की तर्जुमानी साफ नज़र आती है। तकरीर के वक्त मुंह से फूल झड़ते थे, आवाज़ में शरीनी और दिलकशी थी। अक्सर लोग जो इनसे मिलने या किसी मामलात में गुफ्तगू करने आते तो इनकी जहानत और लियाकत के कायल हो जाते। इनकी खुश बयानी ऐसी थी कि अक्सर औकात मुखालिफ भी मान जाते थे। बदरुद्दीन तैयब जी सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन और अलीगढ़ कॉलेज के बहुत मुखालिफ थे। एक दिन नवाब साहब ने बदरुद्दीन तैयब जी के सामने ऐसी फसी और पुरदर्द तकरीर की कि दोनों आबदीदा हो गए, और थोड़ी देर में इनकी दरीना मुखालफत हमदर्दी में बदल गई और एक गिरां कदर अतिया कॉलेज के लिए इनसे वसूल कर लिया। बम्बई में जब ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ तो इसके सदर भी बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। बड़े बड़े जलसों में जब मामला बिगड़ने लगता और ये अंदेशा पैदा हो जाता कि कहीं जलसा धर्म भरम ना हो जाए, तो इस वक्त नवाब साहब की खुश बयानी, फसाहत और ज़राफ़त जादू का सा काम कर जाती थी। दूसरों से काम लेने का इन्हें बड़ा अच्छा सलीका था। वो कुछ ऐसे महर अमेज़ तरीके से काम कहते थे और इस तरह हिम्मत अफजाई करते थे कि लोग खुशी खुशी उनका काम करते थे। अपने मुलाजमों और मातहतों
سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور کام کے لیے جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا، تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعہ کا بہت شوق تھا، اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کے اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریبی زمانے ہی سے اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا۔ ان کی حالت اور اس وقت نازک تھی، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور لکھت پڑھت کرتے ہوئے ان کے بعد جب نواب صاحب نے علی گڑھ کالج کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو اس کے دور میں مخالفت نے اور زیادہ زور پکڑ لیا تھا۔ اردو کی حفاظت و حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا اور اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر برا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ اتنا بڑا اثر ہوا کہ جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سر سید کے بعد نواب محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ جی تو یہ تھا چیپٹر نمبر 3 کلاس سیکنڈ ایئر کا نواب محسن الملک چیپٹر کا خلاصہ۔ تو اسی طرح سے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، اردو ٹیلز 20۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔